बड़ा मिशन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। कल्पामृत आज एक संकल्प लिए हुए हैं कि हम भारत से ऐसी बीमारियों को भगाएंगे, दूर करेंगे, डायबिटीज फ्री इंडिया बनाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों के लिए आज कल्पामृत के माध्यम से बहुत सारी दवाइयां हम सबको भी मिल रहा है। हम लोग बहुत धन्य अपने आप को मानते हैं। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं आपके और डॉक्टर आर.के. सिंह के बीच में ले लूंगा कि सर, किसी आप सोच सकते हैं किसी प्रधान की ये नहीं है, पूरी इंडिया लेवल पर उनका काम होता है। भारत में आज जगह जगह पर उनके एक शुगर मुक्त भारत कैंपेन जो है चलते रहता है साथियों। और हम सौभाग्यशाली है सभी कल्पामृत के लीडर्स जो हमको हमारे दिलों में सर एकदम विराजमान करते हैं। हम हमेशा एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह लिखते हैं कि जब भी बोलो तब कहीं भी जाने को तैयार रहते हैं। तो मैं एक बार पुनः सर को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, मैं उनकी ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। और आपकी जोर तालियों के बीच मैं सर को इनवाइट करता हूँ आज के जुम वेबिनार को शुरुआत करने की। तो आपका स्वागत है आज की इस जुम वेबिनार। हृदय से सभी लोग एकदम ताली बजाएंगे सर के स्वागत में। हैंड रेज भी कर सकते हैं कुछ साथी चाहे तो। वेलकम सर आपका आज के जुम वेबिनार पर, कल्पामृत के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं श्री प्रसाद रावटे जी। सर जी प्रणाम सर। जी जी प्रणाम। जी शिव प्रसाद जी हमारे अनुज हैं, और जो अनुज होते हैं वो अपने अग्रज का सम्मान करते हैं। हमें इसमें आश्चर्य नहीं लगा। उन्होंने जो शब्द हमारे बारे में बताया है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको शब्दों में माँ शारदा खुद आके बैठे और ज्यादा से ज्यादा तेजी से जो मधुमेह मुक्त समाज का हमारा अभियान चल रहा है उसमें तीव्रतर प्रगति हो, ऐसी हम अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं। और शिव रावटे जी को जो गुरु जी भी हैं, और जैसा मैं बताया हमारे अनुज भी हैं, तो हम इनको अपने दिल से शुक्रगुजार करते हैं। हमारे कल्पामृत परिवार के जितने भी सदस्य अभी उपस्थित हैं और जो भी सदस्य उपस्थित नहीं हुए हैं, उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं ईश्वर के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि ईश्वर ने हमें इतने बड़े काम के लिए इस धरती पे हमें आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब हम जो भी करते हैं, आप सबको मालूम है कि हमारे सोच, हमारे कर्म के पीछे एक शक्ति है, और वो शक्ति इस ब्रह्मांड की है। तो लिटरली आप देखेंगे तो चेहरा में आपको डॉक्टर आर.के. सिंह दिखेंगे, चेहरा में आपको कल्पामृत दिखेगा, पर इस शक्ति के पीछे जो है सो एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, माता जगदम्बा है। तो हम सब लोगों को उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। कल्पामृत के जब हम सब लोग जुड़े थे तो आपने कल्पामृत के बारे में सुना कि 2017 से शुरू हुआ और किस प्रकार से ये एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। एक बीज था और वो अब वट वृक्ष के रूप में ले चुका है। पर कल्पामृत और इसके मैनेजमेंट की जो सोच है, वो सोच देखे कि जब भी हम एक कंपनी को चलाते हैं तो कंपनी का पूरा फोकस होता है कि हमें बिजनेस बढ़ाना है, टर्नओवर बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तब जाके वो अपने सोशल ऑब्लिगेशन के बारे में सोचते हैं कि हमें समाज के बारे में भी कुछ चिंतन करना है और कुछ चिंता करना है। पर आप देखें कि कल्पामृत डे 1 से जनवरी 2018 में शुरू हुआ और 2018 से बिजनेस संभवतः सेकेंड रहा, पहला रहा कि समाज के बारे में हमें चिंतन करना है और समाज की जो समस्या है उसका परवाह करना है, उसकी चिंता करना है। और उसी कड़ी में हम कल्पामृत से जुड़े हुए हैं और हम कल्पामृत मैनेजमेंट को, उनकी दूरदृष्टा को, स्वप्न दृष्टा जो मैनेजमेंट है वो स्वप्न दृष्टा है, दूरदृष्टा है। तो उनकी दूरदृष्टि को हम नमन करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला कि कल्पामृत जैसा एक परिवार मिला है जो निरंतर जितना हम अपने आप को समर्पित मानते हैं मधुमेह मुक्त समाज के लिए, उससे 1% कम भी नहीं हमारे परिवार के सदस्य हैं। और ये कारण है
कि कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम चीजों पे बात करें, दूसरे विषय पे। ऑलरेडी हमारा समय 8, 8:15 के लगभग हो चुका है। हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, मधुमेह मुक्त समाज। ये एक ज्वलंत विषय है, एक ज्वलंत समस्या है। आप देखेंगे कि 10 साल पहले तक, पहले शहरों में हर तीसरे घर में, एक घर में डायबिटीज मिलता था। पर आज 10 साल आते आते हम कहाँ पहुंच गए हैं कि अर्बन सेक्टर में हर घर में एक आपको डायबिटिक मिलेगा। और जो पहले अर्बन सेक्टर में था कि हर तीसरे घर में डायबिटीज एक होता था, वो अब ग्रामीण परिवेश में हो चुका है। ग्रामीण परिवेश में भी आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर तीसरे घर में एक घर में एक डायबिटीज पेशेंट है। और डायबिटीज पेशेंट के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम उसे ये एजुकेट करते हैं कि आपको एक बार डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। जबकि इस सच्चाई को जानते हुए कि डायबिटीज होने के कुछ समय के बाद एक डायबिटिक पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम आता है, किडनी का प्रॉब्लम आता है, लीवर का प्रॉब्लम आता है, लंग्स का प्रॉब्लम आता है, उनकी याद शक्ति प्रभावित होती है, उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, उनकी आंखों से देखने की क्षमता प्रभावित होती है, और शारीरिक क्षमता काम करने का प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद उन्हें ये बताया जाता है कि आपको जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। अब आप देखें कि एक ऐसी समस्या जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी बौद्धिकता को चैलेंज कर रहा है, हमारे माँ प्रकृति को चैलेंज कर रहा है कि हम आपके यहाँ आ गए हैं और हम आपके यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, जीवन पर्यंत हम आपके साथ रहेंगे। आप देखिए कि इससे बड़ा जो है सो अभिशाप कुछ हो सकता है मानव समाज में, कि हमारे यहाँ एक से एक बौद्धिक क्षमता है। हमारी माँ प्रकृति के पास एक से एक औषधीय पादप है जिसमें संजीवनी क्षमता है। संजीवनी शब्द भी हमारे ही देश से निकल के आया, उनमें संजीवनी क्षमता है। उसके बाद भी हमें ये पढ़ाया गया, हमें ये सिखाया गया, हमें ये बताया गया कि एक बार डायबिटीज आ गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। हम लोगों ने एक संकल्प लिया, आज की बात नहीं है, करीब 2004 की बात मैं करता हूँ, यहाँ से 20 साल पहले हम लोगों ने संकल्प किया कि हमें डायबिटीज पे काम करना है और इसको समझना है। हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च के प्रभु की, जैसा मैं बताया कि हर आपके अच्छे काम में ब्रह्मांडीय शक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो ये प्रभु की बड़ी कृपा रही हम लोगों के ऊपर कि करीब 2.5-3 साल के सतत रिसर्च होने के बाद हम लोगों ने कुछ पौधों को आइडेंटिफाई किया। करीब करीब 150 मेडिसिनल प्लांट्स पे हम लोग रिसर्च किए थे, जिसमें 3 मेडिसिनल प्लांट्स पे हम लोगों ने जीरो इन ऑन किया। जीरो इन ऑन का मतलब हमने उसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि पौधों को आइडेंटिफाई करना, उनके औषधीय गुण के साथ साथ हमें इस बात को भी देखना पड़ता है कि पौधा आपस में सिनर्जिस्टिक है कि नहीं। सिनर्जिस्टिक होना बहुत जरूरी है। और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है EMR। अब नाम आप सुनेंगे तो नाम से ही आपको पता चलेगा, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर, जो मानवीय शरीर में एनर्जी मैनेज कर रहा है। शुगर को ऊर्जा में तब्दील होने में जितने हमारे अंग प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, वो सारे अंग पे प्रभावी रूप से EMR काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, जैसे हमने बताया कि फुल फॉर्म है EMR, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। तो सबसे पहले हमें समझना है एनर्जी होता क्या है। आप देखेंगे कि पानी को छोड़ के हम लोग या तो खाना खाते हैं या पीते हैं। पीने में पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि पानी को छोड़ के यदि हमने कुछ भी पिया या खाया तो आप देखेंगे उसमें एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैं अपने परिवार के जो सदस्य आज या पहली बार इसमें जुड़ रहे होंगे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे दूध में लैक्टोज होता है, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है। तो लैक्टोज और फ्रुक्टोज जो है, इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट्स में
फ्रुक्टोज है और दूध में लैक्टोज है। तो खाना हम कुछ भी खाएंगे उसमें एक पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के बाद, पचने के बाद शुगर बन जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, चूंकि बोलचाल की भाषा में डायबिटीज को शुगर कहा जाता है। पर आप ये देखिए कि हम खाना कुछ भी खा रहे हैं, हम कुछ भी पी रहे हैं पानी के अलावा, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का जैसे मैं बताया कि डिफरेंट काइंड्स है, लाइक लैक्टोज, फ्रुक्टोज। तो ये सारे खाना खाने के बाद, पचने के बाद शुगर बन जाते हैं। शुगर क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे मानवीय शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, हमारे मानवीय शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, चाहे हार्ट को चलाना हो, किडनी को चलाना हो, लीवर को चलाना हो, लंग्स को चलाना हो, ब्रेन को चलाना हो, या बाहर रूप से जो हम काम करते हैं उसके लिए भी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हमें जो भी ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत शुगर होता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि ईश्वर ने खाने के एक भाग में कार्बोहाइड्रेट बना के रखा है, जो कार्बोहाइड्रेट शुगर बनता है। अब शुगर के बन जाने से ऊर्जा नहीं बनता है। वो ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होगा उसको आप समझे। जब ये शुगर बन जाता है तो हमारे ब्लड में घुल जाता है। और शुगर किसको चाहिए? शुगर हमारे शरीर की इकाई को चाहिए, यूनिट को चाहिए। तो हमारे शरीर का यूनिट कौन सा है? हमारे शरीर का यूनिट है सेल्स, कोशिकाएं। तो ऊर्जा कोशिकाओं को चाहिए। शुगर बनने के बाद हमारे खून में घुल जाता है। और हम जब भी अपने ह्यूमन ऑर्गन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि हार्ट का फंक्शन ये है, लीवर का फंक्शन ये है, किडनी का फंक्शन ये है, लंग्स का फंक्शन ये है। एंड वी नेवर डिस्कस अबाउट पैनक्रियाज। हम कभी भी अग्नाशय की बात नहीं करते हैं कि अग्नाशय का क्या काम है। अग्नाशय आप देखेंगे तो एक मूवी का डायरेक्टर की जैसा है। जैसे मूवी में एक्टर आते हैं पर डायरेक्टर का हमें पता ही नहीं चलता, जबकि पूरा मूवी को डायरेक्ट कौन कर रहा होता है? एक डायरेक्टर कर रहा होता है। तो वैसे पैनक्रियाज को हम समझ ही नहीं पाते, जबकि पैनक्रियाज हमारे शरीर में ट्रांसफार्मर का काम कर रहा है। एनर्जी को जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ऊर्जा में तब्दील होने में मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो पैनक्रियाज लीवर के ठीक पास होता है। और आप देखेंगे कि पैनक्रियाज में कई एक प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल। पर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे बीटा सेल का। बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन निकालने का, और इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाने का। जो शुगर है वो स्वाभाविक रूप से सेल्स में नहीं पहुंचेगा, उसको वहां तक पहुंचाने का, ले जाने का काम इंसुलिन का होता है। और का इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? बीटा सेल्स, जो हमारे पैनक्रियाज का एक भाग है। अच्छा, बीटा सेल कितना होता है? बीटा सेल 100, 200, 500 नहीं होता है। बीटा सेल मिलियंस में होता है, लाखों में होता है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में होता है, जबकि अंक केवल इतना छोटा सा है। आप देखेंगे तो हमारा जो पैनक्रियाज है ये बस इतना ही बड़ा है। अब इंसुलिन जो सो शुगर को सेल्स में ले गया, तो सेल्स में ले जाने मात्र से शुगर ऊर्जा में तब्दील नहीं होता है। शुगर को ऊर्जा में तब्दील होने के लिए शुगर को टूटना पड़ेगा, शुगर को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, शुगर को मेटाबोलाइज होना पड़ेगा। और शुगर को मेटाबोलाइज कौन करता है? प्राणवायु, जिसको इंग्लिश में हम ऑक्सीजन कहते हैं। आप देखिए कि सांस में हम लोग सांस ले रहे हैं हवा, पर इसका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हमारे खून में घुल जाता है। और जैसे मैं बताया कि इंसुलिन शुगर को सेल्स में पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार से हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाता है। तो जब सेल्स में शुगर पहुंच गया और ऑक्सीजन पहुंच गया, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? शुगर के साथ मेटाबोलाइज करेगा। और शुगर जब मेटाबोलाइज होगा तो शुगर एनर्जी में तब्दील होगा। अब आपके ध्यान में आया कि हम प्राण वायु क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राण होता क्या है? प्राण की इकाई ऊर्जा है। और ऑक्सीजन को, जो इंग्लिश में ऑक्सीजन कहा जाता है, आप देखेंगे कि हिंदी में उसका सीधा संबंध है प्राण वायु। मतलब जो प्राण प्राण को जीवित रखे, जो हमारे शरीर में ऊर्जा को बनाए। जैसे मैं बताया, शुगर को मेटाबोलाइज कौन करेगा? शुगर को तोड़ेगा कौन? तो ऑक्सीजन तोड़ेगा। और शुगर में 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एनर्जी बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन
H2O पानी बनेगा, जो जब आप शारीरिक श्रम करेंगे तो आप देखेंगे कि पसीना निकलता है। उसी समय पसीना क्यों निकलता है, आपने कभी सोचा? उस समय पसीना इसलिए निकल रहा है कि जितना हम शारीरिक श्रम करेंगे उतना ऊर्जा की जरूरत होगी, और जितना ऊर्जा की जरूरत होगी उतना शुगर ब्रेकडाउन होगा। जितना शुगर ब्रेकडाउन होगा, शुगर में 3 एलिमेंट है तो 3 चीजों में परिवर्तित होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एनर्जी बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O जिसे हम पानी कहते हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप दौड़ेंगे तो आप देखेंगे जितना जल्दी से आप ऑक्सीजन लेंगे उतना ही जल्दी से आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दौड़ने पे जल्दी जल्दी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने अचानक दौड़ना शुरू किया, शरीर को अचानक ऊर्जा की जरूरत हुई, और जितनी अचानक ऊर्जा की जरूरत होगी उतना जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए, वो शुगर को ब्रेक डाउन करेगा। अब आपके ध्यान में आ गया कि ऊर्जा होता क्या है। अब ऊर्जा का संबंध डायबिटीज से कैसे है, आप ये देखिए। ऊर्जा का संबंध डायबिटीज से सीधा संबंध है, इसलिए इसको शुगर की बीमारी भी कहते हैं। गांव में आप चले जाएंगे तो डायबिटीज बहुत कम लोग कहते हैं इसको, मधुमेह बहुत कम लोग कहेंगे, प्रमेह बहुत कम लोग कहेंगे। लोग कहेंगे कि मुझे शुगर की बीमारी है। तो शुगर की बीमारी क्यों कहते हैं? अब आप देखें कि किसी कारण से, कारण पे हम चर्चा बाद में करेंगे, किसी कारण से इंसुलिन का निर्माण कम जाता है, या इंसुलिन का सदुपयोग होना कम जाता है। दो परिस्थिति है कि एक इंसुलिन का निर्माण कम जाता है, या इंसुलिन का उपयोग होना कम जाता है, या दोनों कारण हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इंसुलिन ब्लड से शुगर को सेल्स में नहीं पहुंचा पाएगा, और जब ब्लड से शुगर को सेल्स में नहीं पहुंचा पाएगा तो ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड में जो शुगर बढ़ता है उसको हम डायबिटीज कहते हैं। पर यहाँ पे आज हम इस बात को समझने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। ये तो सारे लोग इस बात को समझते हैं। हम यहाँ पे आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें इस बात को समझना है कि ब्लड में जो शुगर बढ़ रहा है वो तो डायबिटीज का महज प्रमाण है। परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमें हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत थी, हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत थी उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। ब्लड में जो शुगर बढ़ रहा है वो तो डायबिटीज का महज प्रमाण है। परिणाम है कि हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत थी उतनी ऊर्जा नहीं मिल रही है, और जब उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी तब आप समझिए कि परिस्थिति क्या होगा कि शारीरिक रूप से हम कमजोर होंगे, हमारा हार्ट धीरे धीरे डैमेज होगा, किडनी धीरे धीरे डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा, लंग्स प्रभावित होगा, कान से सुनने की क्षमता प्रभावित होगी, आंख से देखने की क्षमता प्रभावित होगी, हमें याद रखने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी। मतलब जो डायबिटीज है उसको दीमक कहा जाता है, टर्माइट। जैसे आपने लकड़ी में देखा है, बाहर से लकड़ी ज्यों का त्यों होता है और अंदर से दीमक धीरे 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 आप ऐसे करेंगे तो पूरा दरवाजा नीचे आपका आ जाएगा। तो शुगर को टर्माइट कहा गया है, दीमक कहा गया है। अब हमने ये बताया कि दो परिस्थिति है, मेडिकल टर्म्स में हम लोग कहते हैं इंसुलिनोजेनिक एंड इंसुलिनोट्रॉपिक। यदि डॉक्टर साहब से बात करनी है तो लबो लबाव जितना हमने आपसे बात किया उसको केवल दो ही शब्द में आप खत्म कर सकते हैं कि ईएमआर किस पे काम करता है। ईएमआर इफेक्टिवली काम करता है इंसुलिनोजेनिक पे एंड इंसुलिनोट्रॉपिक पे। बात खत्म हो गई। लेकिन हमें इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना है, गांव तक पहुंचाना है। मतलब गांव के जो लोग हैं जिनको मधुमेह के अलावा कुछ भी मालूम नहीं है, उनके भी दिमाग में धीरे धीरे धीरे, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में इस संदेश को पहुंचाना है कि मधुमेह होता क्या है, एनर्जी होता क्या है। तो हमें बहुत ही एक समान सरल भाषा में उनसे बात करना है, और आपसे भी मैं कम से कम मेडिकल टर्म्स यूज करना चाहता हूँ। पर हमें समझना है कि इतना जो मैं बात कर रहा हूँ 45 मिनट 50 मिनट बात करूंगा, उसको केवल दो टर्म्स में हम निपट सकते हैं, इंसुलिनोजेनिक एंड इंसुलिनोट्रॉपिक। इंसुलिनोजेनिक कहा जाता है जब इंसुलिन का सेक्रेशन पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है, और इंसुलिनोट्रॉपिक कहते हैं जब इंसुलिन का उपयोग घट जाता है। अब देखिए कि इंसुलिन का निर्माण घट गया, उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे केवल एक ही रीजन होता है कि बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो जाता है।
बीटा सेल डी जनरेट होना शुरू हो जाता है। और बीटा सेल जो डी जनरेट होता है उसका नंबर जो घटता है, आपको जान के, हमारे परिवार के सदस्यों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोग, आप देखें कि भले ही बट वृक्ष हो गए हैं, पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन आज भी बहुत ही छोटा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका बजट की लाखों करोड़ रुपया है, लेकिन वो लोग एलोपैथी पे काम करते हैं, तो उनके यहाँ कहा जाता है कि एक बार डायबिटीज हो गया तो जीवन पर्यंत डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। पर हम लोग पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ईएमआर के साथ हम अपनी जीवन पद्धति में सुधार लाएं, तो समय के अंतराल के साथ आप डायबिटीज से बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने का मतलब आप डायबिटीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक सूरज के सामने दीपक दिखाने वाली बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनका कि लाखों करोड़ का बजट है और एक से एक रिसर्चर उनके यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद भी उनका निष्कर्ष ये निकला है कि बीटा सेल डी जनरेट हो गया, मतलब बीटा सेल का नंबर घट गया, तो उसके नंबर को बढ़ाया नहीं जा सकता है, बीटा सेल को रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। उनके यहाँ रिसर्चर है, उनके यहाँ बजट है, पर पद्धति, ये पद्धति केवल माँ प्रकृति में ही संभव है। ये क्षमता जो है, संजीवनी क्षमता, ये माँ प्रकृति में है, जो सिंथेटिक मेडिसिन में नहीं है। यहाँ पे उनका लिमिटेशन आ जाता है। अब देखें कि बीटा सेल का जो डी जनरेशन हुआ, उसके पीछे क्या कारण है। बीटा सेल का नंबर घटा, उससे इंसुलिन का सिक्रेशन घट गया, उसका निर्माण घट गया, लेकिन बीटा सेल क्यों मर रहा है। तो बीटा सेल के जो डीजेनरेट हो रहा है, उसके पीछे कई एक कारण है, मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। जिसमें पहला कारण है शारीरिक श्रम में कमी आना। शारीरिक श्रम में कमी आना। और मैं अपने परिवार के सदस्यों को बताना चाहूंगा कि शारीरिक श्रम की महत्ता कितनी है। 5,500 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीता के माध्यम से, तो आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक को बार बार आप पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे, उन्होंने उपदेश दिया था कि यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपने शरीर का पालन पोषण करना चाहते हो, तो आपको शारीरिक श्रम करना होगा। तो शारीरिक श्रम जो आज आप देखेंगे कि शारीरिक श्रम में बहुत कमी आई है। तो बीटा सेल डिजेनरेट हो रहा है, उसके पीछे पहला कारण है शारीरिक श्रम में कमी। दूसरा कारण है कि खाने में पोषक तत्व की कमी। हम जो रोटी चावल दाल सब्जी खा रहे हैं, खाने में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं, और उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, मैं नाम लेके बताना चाहूंगा सर्टेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक क्रोमियम, सेलेनियम, वेनेडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, पर इसका नितांत आवश्यक है, पार्टिकुलरली हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए, बीटा सेल को रीजनरेट करने के लिए। तो करीब करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत होता है हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी करने के लिए। तो आप देखें कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, उसमें सेलेनियम मिलेगा ही नहीं, उसमें आपको क्रोमियम मिलेगा ही नहीं। तो ये बड़ा कारण है। तो पहला कारण है शारीरिक श्रम में कमी आना, दूसरा कारण है पोषक तत्व में कमी आना, और तीसरा है हमारे शरीर में टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना। और टॉक्सिन लेवल जो बढ़ रहा है उसके कई एक कारण है, जिसमें पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो पोल्यूशन हुआ है, आप देखेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। दूसरा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साग सब्जी खाने पीने पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव होना। और तीसरा कारण है तनाव, स्ट्रेस। इन तीनों के कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन लेवल बढ़ रहा है, और उस टॉक्सिन लेवल के बढ़ने से हमारे बीटा सेल का फंक्शन कंप्रोमाइज हो रहा है या बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है, पैनक्रियाज का फंक्शन जो कंप्रोमाइज हुआ है, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, पहला है शारीरिक श्रम में कमी आना, दूसरा हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी आना, और तीसरा हमारे शरीर में टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना। अब दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि इंसुलिन बन तो रहा है, पर इंसुलिन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन प्रॉपर रूप से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसकी इफिशियंसी घट गई है, उसकी सेंसिटिविटी घट गई है। उसके पीछे क्या कारण है। तो आज से
20-25 साल पहले तक ये माना जाता था कि इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी घटा है, जिसे हम इंसुलिनोट्रोपी कहते हैं, उसके पीछे मेजर रीजन बताया गया था कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है, उसकी इफिशियंसी घट जाती है। पर हम लोगों ने अपनी रिसर्च में पाया कि कोलेस्ट्रॉल के अलावा दो और फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंसुलिन का सेंसिटिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट रहा है, जिसमें पहला कोलेस्ट्रॉल तो हम सबको ही जानते हैं, दूसरा है एसिडिटी। अब मैं आपके अपने परिवार के सदस्यों के ध्यान में लाऊं कि हमारे पेट में एसिड का रहना नितांत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एसिड हमारे भोजन के पचने में मदद करता है। पचने में कैसे मदद करता है कि जो रोटी का टुकड़ा, चावल का टुकड़ा, सब्जी का टुकड़ा होता है, एसिड उसको ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में तब्दील कर देता है और तब जाके डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू करता है। तो आप देखें कि भोजन के पचने के लिए एसिड का हमारे पेट में रहना जरूरी है। लेकिन संस्कृत में कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एसिडिटी जब हाइपर एसिडिटी में आ जाता है तो मैं आप अपने परिवार के सदस्यों के ध्यान में लाऊं कि हमारे पेट से निकल के ब्लड में आ जाता है, और जब ब्लड में आ जाता है तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण अगेन टॉक्सिन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, कि टॉक्सिन के लेवल बढ़ जाने से भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कंप्रोमाइज होता है। तो आप देखेंगे कि हमने ये चर्चा किया कि इंसुलिन का निर्माण क्यों कमा और इंसुलिन का उपयोग क्यों कम गया, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे ब्लड से इंसुलिन शुगर को सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है, और परिणाम हो रहा है कि ब्लड में शुगर बढ़ रहा है। तो आप लोगों के ध्यान में आ गया कि ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में कैसे आता है। उसके बाद जो डायबिटीज के कारण है उसका रीजन क्या क्या है। अब आप देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब तक उसको हम नहीं समझेंगे तब तक शायद हम पूरे कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे कि डायबिटीज को क्यों लाइलाज कहा जाता है। मतलब जीवन भर साथ रहेगा और वहीं पे कल्पना में अपने परिवार के द्वारा, अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा एक अभियान चला रहा है कि हमें मधुमेह मुक्त समाज बनाना है। तो जो दो शब्द है, एक शब्द है केमिकल, CHEMICAL, केमिकल, और दूसरा शब्द है फाइटोकेमिकल, PHYTO। केमिकल के ठीक पहले आ गया फाइटो। केमिकल जो है वो सिंथेटिक होता है, मतलब मानव निर्मित होता है, और जो फाइटोकेमिकल है वो प्रकृति पौधा में से उसका दोहन किया जाता है। अब देखिए बेसिक डिफरेंस ये है, जैसा मैंने बताया कि हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए करीब करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत है, और जब आप सिंथेटिक एक साथ 27 पोषक तत्व को यूज करते हैं तो शरीर पे उसके लाभ से ज्यादा नुकसान होता है, उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं। जब सिंथेटिक एक साथ आप इतने कंपाउंड को मिश्रित करके कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, तो उसको शरीर पे लाभ से ज्यादा नुकसान आता है। मतलब केमिकल में उसके लिमिटेशंस है। आप देखिए ऑनेस्टी की जब बात आती है तो एलोपैथ में इस बात को स्वीकारने की जगह, ऑनेस्टली इस बात को स्वीकारने की जगह कि हमारे सिंथेटिक मेडिसिन में इसका लिमिटेशन है, उसके स्वीकारने की जगह उन्होंने पूरी दुनिया में एक दुष्प्रचार किया कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। जबकि हम लोग, जैसा मैं बताया कि हम लोग ब्लेस्ड हैं कि पहला तो हमें भारत में जन्म लिए हम लोगों ने लिया है, हमारी जो परवरिश है, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा और बाद का जो शिक्षा है वो प्रकृति के बीच में हुआ, माँ प्रकृति के गोद में बैठ के हमने उनको सिखाया। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हुआ हम लोगों को। तो हम लोगों ने जो काम किया वो केमिकल पे काम नहीं किया, हमने फाइटो केमिकल पे काम किया है। और फाइटो केमिकल की एक खूबसूरती मैं बताऊं कि एक साथ 25-50 जाने दे 100 कंपाउंड को भी लेके आप कोई फॉर्मुलेशन करना चाहेंगे किसी प्रोडक्ट का, तो शरीर के लिए वो कुछ ना कुछ लाभ देगा, नुकसान का सवाल नहीं होता है। केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जिस जिस पौधा से उस कंपाउंड को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पौधा आपस में सिनर्जिस्टिक होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पौधा आपस में से, ये रिसर्च का विषय होता है। बाकी कौन से पौधे में कौन सा तत्व है इसको पता करना कोई बड़ा, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर समय लगता है
कि बाद में जब हमें पता चलता है कि इस पौधे में ये तत्व है, इस पौधे में ये तत्व है, इस पौधे में ये तत्व है जो हमारे पैनक्रियाज के लिए लाभदायक है, तो उसके बाद सवाल आता है कि पौधा आपस में सिनर्जिस्टिक है या नहीं है। और जैसा मैं बताया कि 150 मेडिसिनल प्लांट्स के स्टडी के बाद वी आइडेंटिफाइड 3 मेडिसिनल प्लांट्स, नेमली स्टीविया रिबोडियाना, सौरोपस एंड्रोगाइनस एंड नाइजेला सैटिवा। जो हिंदी में हम लोग कहते हैं नाइजेला सैटिवा को क्लोजी कहते हैं, सौरोपस एंड्रोगाइनस को मल्टीविटामिन प्लांट कहते हैं, और स्टीविया रिबोडियाना को हम लोग मीठी तुलसी कहते हैं। तो इन 3 पौधों का जो एक्सट्रैक्ट हम निकाले हैं उसका नाम ईएमआर है। अब एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर, ईएमआर का फंक्शन क्या है वो आप देखें। ईएमआर कोई दवा नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रखें। इसके लिए हम इस बात का पूरा पूरा हमें एहतियात बरतना है कि यदि कोई पेशेंट एलोपैथ मेडिसिन ले रहा है तो उसको शुरू में एलोपैथ मेडिसिन के साथ ईएमआर का सेवन करना है। पर ईएमआर काम कैसे कर रहा है? ईएमआर काम करता है, हमने जैसा बताया कि पैनक्रियाज को 27 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो आप देखेंगे कि 100 ml का बोतल है, बहुत छोटा है। आपके मन में कभी कभी शंका उत्पन्न होगा कि वाकई इतना छोटा प्रोडक्ट 100 ml का और इस तरह का काम कर पाएगा। तो लेकिन आज के दिन में जो हमारे परिवार के पुराने सदस्य हैं उनके मन में शंका नहीं होगा, जो नए लोग आएंगे शायद उनके मन में वो शंका पैदा करेगा कि वाकई ये इतना प्रभावी है क्या। पर प्रभावी है, वो हमारे बीटा सेल को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बीटा सेल को रीजनरेट करता है, बीटा सेल को रीजुमिनेट करता है। जो मैं बताया कि लाखों करोड़ के बजट लेके बैठे हैं, वो कहते हैं कि बीटा सेल रीजनरेट नहीं होता है। पर माँ प्रकृति, जैसा मैं बताया, अद्भुत क्षमता है, संजीवनी क्षमता है। केवल हमें जरूरत है उनको पढ़ने का, उनको देखने का, उनको समझने का, उनको आत्मसात करने का, और उनमें जो औषधीय क्षमता है उनसे प्रार्थना करके उसको मानवीय उपयोग में लाने का। तो ऐसी क्षमता है हमारे प्राकृतिक पौधा में। जैसा मैं बताया कि वो हमारे बीटा सेल को, मार्क माई वर्ड, बीटा सेल को रीजनरेट करता है, बीटा सेल को रीजुमिनेट करता है। और जब बीटा सेल रीजनरेट होगा, ऑफ कोर्स 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। 3 महीने से 12 महीने का टाइम लेगा। पर जब बीटा सेल रीजनरेट और रिजुमिनेट होगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन अपने आप पर्याप्त रूप से हो जाएगा। हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना इंसुलिन का निर्माण होगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। दूसरा आता है कि इंसुलिन का सेंसिटिविटी घट जाना। उसके लिए हमने क्या बताया? 3 कारण बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, हाइपर एसिडिटी होना और टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना। ये मार्ग सबसे पहले हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करता है, और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। किसी को भी कितना भी हाइपर एसिडिटी है, आप ये मार देंगे तो उनका एसिडिटी पे काफी अच्छा परिणाम मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आप ये मार देंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आएगा। तो आप देखेंगे जो हमने बताया था इंसुलिनोट्रॉपिक, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट गया, उसके पीछे 3 कारण, वो तीनों को एड्रेस कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल को एड्रेस कर रहा है, हाइपर एसिडिटी को एड्रेस कर रहा है, और टॉक्सिन को, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अब इसके कारण इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाएगी। पर कल्पामित और ईएमआर का जो सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया में जब डायबिटीज मैनेजमेंट की बात आती है तो पूरी दुनिया सीमित रहती है। वो बहुत ही छोटा सा मायोपिक व्यू होता है, उनकी दृष्टि बहुत ही लघु होता है, छोटा होता है। क्या होता है उनका दृष्टि? कि इंसुलिन के सेक्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए या इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। जबकि हमने आपको क्या बताया था कि इंसुलिन का काम तो केवल और केवल ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाना है। शुगर को मेटाबोलाइज, शुगर को तोड़ने, ब्रेक डाउन करने का काम हेमोग्लोबिन, सॉरी, ऑक्सीजन का होता है। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? हेमोग्लोबिन। और 10 में से 6 पेशेंट डायबिटिक के ऐसे आपको मिलेंगे जिनका हेमोग्लोबिन लेवल नीचे रहता है। 6 महीना यदि किसी को डायबिटीज हो गया और आप 10 पेशेंट का सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि 10 में 6 का हेमोग्लोबिन लेवल नीचे है। और आप देखें कि लोग केवल इंसुलिन पे फोकस है। हमारा ये मार हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है।
आप देखें ईएमआर हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में शुगर को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए जितने भी हमारे आंतरिक अंग प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, वो सारे आंतरिक अंगों पे ईएमआर प्रभावी रूप से काम कर रहा है। चाहे आप बीटा सेल रीजनरेटर, वो तो एक अद्भुत बात है। बीटा सेल का रीजनरेशन एक अद्भुत बात है। तो बीटा सेल का रीजनरेशन है, बीटा सेल का रिजुविनेशन है। रिजुविनेशन का मतलब है उसको स्वस्थ बनाना। इंसुलिन के यूटिलाइजेशन की बात हो या हेमोग्लोबिन बढ़ाने की बात हो, तो आप देखेंगे कि ये सारे पे इन ए वेरी हॉलिस्टिक मैनर, इन ए वेरी वेरी हॉलिस्टिक मैनर सारे पे काम कर रहा है। नतीजा होता है कि कुछ समय के बाद हमारा ब्लड से शुगर ऊर्जा में तब्दील होता है। और जब ब्लड से शुगर ऊर्जा में तब्दील होता है और एक समय आता है कि धीरे 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 करके हमारा एलोपैथी मेडिसिन बंद होता है, तो हम उसको कहते हैं कि डायबिटीज फ्री हो गया। अब देखिए डायबिटीज कंट्रोल एलोपैथ में क्या कहा जाता है कि आपको ये दवा जीवन पर्यंत लेना है, एलोपैथिक मेडिसिन आपको जीवन पर्यंत लेना है, लेकिन डायबिटीज कंट्रोल होगा। और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं आप डायबिटीज फ्री हो जाएंगे, मधुमेह मुक्त जीवन जिएंगे। अब दोनों के जो बेसिक डिफरेंस है हमें समझना है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि हमें इस अभियान को घर घर में जन जन के बीच में ले जाना है। डायबिटीज कंट्रोल में हम दवा ले रहे होते हैं, उसके बावजूद आप देखेंगे कि सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस आता है, हमारे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आता है। उसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। क्या होता है, हमारे काफ मसल्स में पेन रहेगा, ये जो पिंडलियां हैं उसमें दर्द रहेगा, हमारे जो बैक मसल्स है उसमें दर्द रहेगा, शाम के समय सुस्ती रहेगी, रात में बाथरूम ज्यादा जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत रहना शुरू, डायबिटीज हुआ और कब्जियत रहना शुरू हो जाएगा। शाम के समय हम लोगों ने पाया कि कुछ लोगों में उनके बिहेवियर, उनकी प्रकृति में परिवर्तन आया है, उनका स्वभाव इरिटेंट हो गया, मतलब वो छोटी छोटी बातों पे जो है सो इरिटेट हो रही है। उसके बाद हमारा जो शारीरिक क्षमता काम करने का है, जैसे आप देखें कि सुबह से हम काम कर रहे हैं, रात के अब 9 बजने जा रहे हैं, फिर भी हमारे मन में उतना ही उमंग है, उतना ही उत्साह है, जैसे लगेगा आपको कि 6 बजे सुबह उठ के कोई बंदा आया है। तो इस तरह का डायबिटिक पेशेंट में नहीं जाता, उनका जो 16 घंटा 15 घंटा काम करने के बाद जो उत्साह रहता था, अब 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा काम करने के बाद ही वो थक जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम पीडीसी कहते हैं, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। और जब ये कंटिन्यू करता है फॉर ए सर्टेन टाइम, से बिटवीन 2 to 20 years, तो पीडी से कन्वर्ट हो जाता है एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में। और एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस हम किसको कहते हैं, जब ये भस्मासुर का रूप ले लेता है। भस्मासुर समझ रहे हैं कि अब वो मृत्यु के करीब ले जाएगा। तो ये भस्मासुर है। एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस का मतलब हुआ अब डायबिटीज जो है सो भस्मासुर हो गया, मतलब अब ये हार्ट को प्रभावित करेगा, किडनी को प्रभावित करेगा, लीवर को प्रभावित करेगा, लंग्स को प्रभावित करेगा। इंटरनल आप देखेंगे, बाहर से आप ठीक है और इंटरनली हमारे सारे ऑर्गन डैमेज हो गए। एक छोटा सा जख्म हो जाएगा, वो जख्म नहीं भरेगा, और जब जख्म नहीं भरेगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि इसको तो एम्पुचुएट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और जब कट करेंगे तो 15-20 महीना दिन के बाद भी ये जख्म नहीं भरेगा। जब पहला जख्म नहीं भरेगा तो ये जख्म भी नहीं भरेगा। अब डॉक्टर साहब कहेंगे यहाँ से इतनी बड़ी त्रासदी होती है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि बाद में डायबिटीज पेशेंट जो है सो जीने की जो उनकी इच्छा है, जीजी वीसा जैसे हम कहते हैं, वो जीजी वीसा को त्याग देते हैं और मृत्यु को स्वीकार करते हैं। आप बताएं कि कितनी बड़ी त्रासदी है। और जब इस त्रासदी को समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कल्पनामित का ये प्रयास भागीरथ प्रयास की जैसा है। एक भागीरथ प्रयास है कि हम अपने परिवार के साथ बिना थके बिना रुके, लोग इसकी प्रशंसा करें, लोग इसकी आलोचना करते करें, हम दोनों से बेपरवाह हैं। आलोचना भी कर रहा है तो हम बेपरवाह हैं, हमें प्रशंसा भी कर रहा है तो हम खुश होके और विश्राम करने नहीं जा रहे हैं कि अरे आज तो हमारी बहुत प्रशंसा हुई है, चलो एक कप चाय पी के आते हैं, हम कहीं बैठ के आते हैं, विश्राम करके आते हैं। नहीं, हम विश्राम नहीं करते हैं। निरंतर निरंतर हम प्रयास में लगे हुए हैं। क्यों निरंतर प्रयास में लगे हैं? अब आपके ध्यान में आया होगा कि हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, मानव मानव पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए ये कितनी बड़ी त्रासदी है। और इस त्रासदी से हमने संकल्प लिया है छुटकारा पाने का, तो इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। अब आप देखेंगे कि
इसको आपके ध्यान में आ गया कि प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस क्या है और डायबिटीज कंट्रोल के साथ होता है। अब डायबिटीज फ्री किसको कहते हैं? सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें कि डायबिटीज फ्री किसको कहते हैं। पहला नंबर, हमारा जो ब्लड शुगर है, ब्लड में जो शुगर है वो एक नॉर्मल रेंज में आता है। और नॉर्मल रेंज किसको कहते हैं? जो हम लोग कहते हैं ना फास्टिंग ब्लड शुगर, FBS, खाना खाने के नाश्ता करने के पहले जो शुगर है वो 130 130 130 mg/dl के नीचे है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। और खाना खाने के बाद जिसको हम लोग PPBS कहते हैं, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, वो 160 के नीचे है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। तो EMR लेने के कुछ समय के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि भले ही EMR लेने के पहले आपका शुगर लेवल 200, सवा 200, 250, 300 था, पर एक समय के साथ ये नॉर्मल में आ गया। दूसरा आप देखेंगे कि समय के अंतराल के साथ, समवेयर बिटवीन 3 to 12 मंथ्स, एलोपैथ दवा बंद होगा। एक दिन में बंद नहीं होगा, वो क्रमिक रूप से बंद होगा। क्रमिक क्रमिक मतलब धीरे 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 करके बंद होगा। और एलोपैथ दवा तो जाने दे, मेरी बात को मार्क करें। डायबिटीज टाइप 2, डायबिटीज टाइप 2 यदि इंसुलिन डिपेंडेंट है तो उनके दिमाग में इस बात को भर दिया जाता है कि एक बार आपने इंसुलिन लेना शुरू किया तो जीवन पर्यंत आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा और रेदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी। पर समय के अंतराल के साथ इंसुलिन बंद होता है। मार्क माय वर्ड्स, इंसुलिन बंद होता है। तो देखिए, डायबिटीज फ्री के लिए पहला है ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा, एलोपैथ मेडिसिन या इंसुलिन का समय के अंतराल के साथ क्रमिक रूप से वो धीरे धीरे घटेगा और एक समय पे आके बंद होगा। तीसरा, जो हमने बताया आपको कॉम्प्लिकेशंस, कि काफ मसल्स में पेन है, बैक मसल्स में पेन है, शाम के समय सुस्ती है, रात में बाथरूम ज्यादा जा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी शारीरिक क्षमता काम करने का प्रभावित हो रहा है। इसमें आपको धीरे धीरे करके एक 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद ही आपको ये सारा फील होने होने लगेगा। और 3 से 6 महीना जाते जाते इनमें आपको पूर्णतया राहत मिल जाएगा। चौथा, आप देखेंगे कि यूरिन से शुगर प्रवाह, यूरिन से शुगर प्रवाहित हो रहा है। आप देखें कि ईश्वर ने शुगर इसलिए बनाया था कि शुगर हमारे शरीर में ऊर्जा में तब्दील होगा, लेकिन अब यूरिन से शुगर बाहर निकल रहा है। ये भी आप देखेंगे तो हमारे लिए एक अभिशाप है। लेकिन जब हम EMR का सेवन करना शुरू करेंगे तो हमारे यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकलेगा। और पांचवा, हमारी शारीरिक क्षमता काम करने का अपने उम्र के हिसाब से, जैसे पहले हम 15 घंटा 16 घंटा काम करने के बाद भी हमारे मन में एक उमंग रहता था, एक उत्साह रहता था, वो फिर से वापस आना। अब आप खुद समझिए कि यदि ब्लड शुगर हमारा नॉर्मल रेंज में आ जाता है, नॉर्मल रेंज का डिफिनेशन हमने दिया। दूसरा, समय के अंतराल के साथ क्रमिक रूप से एलोपैथ मेडिसिन या इंसुलिन का बंद होना। तीसरा, जो कॉम्प्लिकेशन था उस कॉम्प्लिकेशन से राहत मिलना। चौथा, हमारे यूरिन से जो शुगर बाहर निकल रहा था वो निकलना बंद होना। और पांचवा, हमारी शारीरिक क्षमता पहले जैसा वापस आ जाना। अब आप खुद कहें कि इसे हम डायबिटीज फ्री कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसे ही तो हम डायबिटीज फ्री कहेंगे। और इसका जो सबसे बड़ा मीनिंग, मोटे तौर पे ऊपरी सतह में आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक इंसान डायबिटीज फ्री हो गया। पर हम उससे भी ज्यादा किस बात से खुश होते हैं? हमें मालूम है कि ईश्वर ने हमारे आंतरिक अंग को, हमारे किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को इस प्रकार से बनाया है कि यदि इन सारे जो महत्वपूर्ण अंग है उनको यदि ऊर्जा पर्याप्त रूप से मिल रहा है, उनको पोषक तत्व पर्याप्त रूप से मिल रहा है और टॉक्सिन की कमी है, मतलब बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन का लेवल नहीं है, तो अपने आप वहां पे नया सेल्स बनते हैं। और जो किडनी है वो एकदम बच्चों जैसा हो जाता है। जैसे मैं बताऊं, आज से करीब साल भर पहले किसी पेशेंट का मैंने देखा कि उनका किडनी का प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था। हमने उनको कुछ एडवाइस दिया और एडवाइस करने का नतीजा ये हुआ कि जो क्रिएटिनिन लेवल 4, 5, 6 के आजू बाजू चला गया था, आज करीब साल भर के बाद उन्होंने अपना फिर से क्रिएटिनिन लेवल दिखाया। तो जानते कितना था क्रिएटिनिन लेवल? 0.54। 0.54 मतलब समझ रहे हैं कि 12 साल, 15 साल, 16 साल के जो बच्चा होगा उसका जो क्रिएटिनिन, उसका जो किडनी जितना स्वस्थ है उतना स्वस्थ उनका किडनी है। तो जो मैं इस बात को बार बार बताता हूँ कि ईश्वर
ईश्वर ने जो हमें हार्ट, किडनी, लीवर दिया है, यदि उसको समुचित ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा मिले, यदि उसको पर्याप्त पोषक तत्व मिलता है, टॉक्सिन की कमी है शरीर में और शारीरिक श्रम करते हैं, तो उसमें नए सेल्स नया रीजनरेट होगा। और नया रीजनरेट होने के कारण उम्र होने के बावजूद आपके किडनी जो है, आपके लीवर एकदम यंग बच्चों को जैसा, जैसे किशोर अवस्था में हमारा हार्ट, किडनी, लीवर होता है, वैसा होगा। आप ये समझे कि यदि पिछले 10 साल से कोई डायबिटिक पेशेंट है और 10 साल में उसका हार्ट, लीवर, किडनी कंप्रोमाइज हुआ है, उसका फंक्शन कंप्रोमाइज हुआ है, कुछ हद तक डैमेज हुआ है, तो अगले 6 महीने से साल भर जाते-जाते, 2 साल जाते-जाते अब उसका हार्ट, किडनी, लीवर, ये किशोर अवस्था में जो हार्ट, किडनी, लीवर होता है, वैसा हो जाता है। अब ये देखिए कि ये आंतरिक रूप से वो देख नहीं सकता है, पर हमें और आपको ये मार्ग का परिणाम मालूम है, जो मैं आज ही की बात बताऊँ कि आज से साल भर पहले किसी बंदे का किडनी का ज़्यादा प्रॉब्लम था। हमने अभी उनको नहीं बताया था कि आप मुझे किडनी का रिपोर्ट दिखाएँ। आज वो सामने से लेके आए कि सर ये आज का मेरा किडनी का रिपोर्ट है। उनका क्रिएटिनिन लेवल था 0.54, जो 4-5 से ऊपर चला गया था। 0.54 मतलब यदि आप 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चों का रिपोर्ट निकालेंगे क्रिएटिनिन का, तो पता चलेगा कि इनका 0.54 और 5 है, मतलब उनका किडनी किशोरा, जबकि उनका एज, हालांकि उनका एज ज्यादा नहीं है, पर फिर भी उनका एज करीब करीब 50 के आजू बाजू, 50 के आजू बाजू उनका एज है। तो आप देखिए कि कितना, मतलब हम जो अभियान चला रहे हैं उसके एक छुपा हुआ मकसद है हमारे और आपके लिए, कि बाह्य रूप से वो डायबिटीज फ्री हो रहे हैं, आंतरिक रूप से समय के अंतराल के साथ उनका हार्ट, किडनी, लीवर जो है सो स्वस्थ रहा है। पर जैसा मैं बताया कि ईएमआर के साथ, ये शायद मेरे लिए कहना बेईमानी होगा कि मैं ये कहूँ कि ये मार्ग के लेने से एक आदमी डायबिटीज फ्री होगा। डायबिटीज फ्री होगा, लेकिन ये मार्ग के साथ उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है। जो परिवर्तन है, सबसे पहला शारीरिक श्रम। हमने जैसा बताया, जो लोग पढ़ना चाहेंगे गीता के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक को एक बार नहीं, जब आप 100 बार पढ़ेंगे, तब आपके ध्यान में आएगा कि अरे ये भगवान श्री कृष्ण ने तो आज से साढ़े 5,000 वर्ष पहले हमें ये मूल मंत्र दे के गए थे, और हमने गीता पढ़ना ही छोड़ दिया। तो मूल मंत्र का हमें पता कहाँ से चलेगा? बहुत सारा मूल मंत्र है उसमें। हम चूँकि स्वास्थ्य पे काम करते हैं, तो हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शारीरिक श्रम को अपनाना, और यदि आपको, आपका कोई भी जो डायबिटिक पेशेंट है, यदि उनको हार्ट, किडनी, लिवर का प्रॉब्लम नहीं है, तो कम से कम 45 मिनट उनको मॉर्निंग में वॉकिंग करना चाहिए। फिर रात में खाना खाने के बाद 5 से 10-15 मिनट वॉकिंग करना चाहिए। खाना खाने के 45 मिनट से डेढ़ घंटा के अंदर, मतलब खाने का मतलब है जब आप रोटी चावल दाल मील्स जिसको कहते हैं, वो लेने के हर मील के 45 मिनट के बाद और डेढ़ घंटा के पहले सोलियस पुशअप करना चाहिए। सोलियस पुशअप का मतलब होता है जो टेलरिंग में हम लोग करते हैं कि हमारा पैर का जो टोज है वो जमीन पे रहेगा, और हिल्स को ऊपर ले जाना है, हिल्स को नीचे लाना है, हिल्स को ऊपर ले जाना है, हिल्स को नीचे लाना है। तो वो एक 2-5 मिनट जितना भी है, अपन खाना खाने के 45 मिनट के बाद और डेढ़ घंटा के अंदर में एक 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए हमें करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो ये पहला हुआ शारीरिक श्रम। दूसरा आता है खाना पीना। खाने पीने में मैं बताऊं कि जो लोग डायबिटिक है या जिनका उम्र 40 प्लस में आ गया, उनके लिए भोजन का मूल मंत्र होता है न्यूट्रिशन प्लस फाइबर। खाने का मूल मंत्र है न्यूट्रिशन प्लस फाइबर। और न्यूट्रिशन और फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है? अंकुरित अनाज से मिलता है, सलाद से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। मतलब मैं एक रूटीन में ले आऊं फटाफट। सुबह में नाश्ते में संभव हो सके तो हम लोग को अंकुरित अनाज खाना चाहिए। अंकुरित अनाज में चना हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, जौ हो गया, गेहूं, जो आपको पसंद है आप अंकुरित अनाज खाएं सुबह में। और मील के खाने में आप ये करें कि जितना भी आप खाना खाते हैं, उस खाने का 1/3 भाग पहले तो आप सलाद खा लें। सलाद में जो भी लोकल और सीजनल है, हमारे तरफ से कुछ भी एडवाइस नहीं किया जा रहा है। हमारे तरफ से केवल एक ही एडवाइस किया जाता है कि संभव हो सके तो एक टमाटर, ज्यादा टमाटर नहीं लेना है, पर एक टमाटर का सेवन संभव हो सके तो आप कर लें। और जो भी लोकल और सीजनल है, उसके बाद आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी जो भी खाना चाहते हैं। चावल में केवल ये ध्यान रखना है कि मात्रा बहुत ही सीमित होना चाहिए। ज्यादा चावल, और एक चावल ताजा खाना चाहिए। ताजा चावल हो और सीमित मात्रा हो। तो चावल की मात्रा को सीमित करने के लिए आप क्या करेंगे कि चावल का 2 गुना आप दाल ले लें,
और चावल के बराबर सब्जी ले लें, या चावल के दोगुना सब्जी ले लें और चावल के बराबर दाल ले लें, तो चावल की मात्रा अपने आप सीमित हो जाएगी। चावल को सीमित मात्रा में खाना है। दिन के खाने में हमें हो सके तो बटर मिल्क, जिसको हम छाछ कहते हैं, या दही का सेवन करना चाहिए। 3 से 5 के बीच में आजकल देखेंगे कि मार्केटिंग बहुत स्ट्रैटेजी है। कंपनी जो है सो अपना प्रॉफिट और बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया है, 5-5 रुपए का बिस्किट, 5 रुपए का नमकीन लेके आ गया है। और हम और आप घर से ले जाने की जगह हम क्या करते हैं, हम भी रास्ते में 3 से 5 के बीच में भूख लगी, एक बिस्किट ले लेते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, 3 से 5 के बीच में, जैसे मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ या मैं जब ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डब्बा रखता हूँ और उसमें भुना हुआ, जिसको हम सैंडी रोस्टेड कहते हैं, कि सैंडी मतलब बालू को गर्म करके भुना जाता है, जैसे चना है, मूंगफली है। तो मैं विशेषकर चना और मूंगफली को अपने ऑफिस में ले जाता हूँ, और ट्रेन में भी जाता हूँ तो मैं एक डब्बा रखता हूँ, उसमें रखता हूँ। जब 3 से 5 के बीच में हमें भूख लगती है, तो थोड़ा-सा हम उसको खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप कोई भी इस तरह का रेडीमेड या प्रोसेस्ड फूड ना लें, या तो आप सलाद लें, या आप फ्रूट्स लें, या जो मैं बताया कि मंचिंग करना है, तो आप मूँगफली और चना का मंचिंग करें। अब रात में सबसे पहला मेरा आपसे आग्रह रहेगा, करबद्ध आग्रह रहेगा, कि कितना जल्दी हम खा सकते हैं। जैसे मैं वेबिनार शुरू करने के पहले अपना रात का खाना खा लिया था। तो रात के खाना कितना जल्दी हम खा सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। और रात के खाने में भी मेरा आग्रह रहेगा, 1/3 भाग आप सलाद लें। रात के सलाद में केवल मूली का सलाद और कुकुम्बर का सलाद नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मूली वायु प्रधान है, वात प्रधान है, मतलब उससे गैस बन सकता है। और कुकुम्बर जो है सो कफ प्रधान है, मतलब उससे सर्दी खांसी, आई मीन खांसी होने की संभावना है। तो रात में केवल इस 2 से परहेज करना है, बाकी रात में हम इसका सेवन करेंगे। तो आप देखें कि ये मार्ग के साथ हमें शारीरिक श्रम को अपनाना है, दूसरा खाने में परिवर्तन लाना है, तीसरा सोना नितांत आवश्यक है। लोग केवल ये कहते हैं कि हमें 6 घंटा सोना है, 7 घंटा है। नहीं, 6 और 7 घंटे से ज़्यादा ज़रूरी है हम किस समय पे सोएँ, और वो समय है 11 बजे के पहले। आप सुबह 4 बजे उठ के काम करें, जो भी काम करना चाहते हैं। आप कुछ लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं, कुछ मोबाइल पे काम करना चाहते हैं, आप कुछ पूजा करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, आप सुबह में करें। पर रात में एक 11 के आजू-बाजू, मतलब 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, महीने में 20 से 22 दिन हमें सोने का प्रयास करना चाहिए। रात में 11 बजे के पहले सोना उतना ही ज़रूरी है, जितना शारीरिक श्रम और खाने में परिवर्तन लाना। अब इस 3 के अलावा सुबह और शाम में हमें 10 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। किसी कारण से हम ओम का उच्चारण नहीं करते हैं, तो हमें ध्यान लगाना चाहिए। और यदि हम ईएमआर का सेवन ले रहे हैं, और ईएमआर के सेवन के बाद भी जैसा हमने आपको बताया इस तरह का अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा है, तो आपके मन में एक शंका आएगा कि डॉक्टर साहब ने ऐसी बात कही थी, पर इतना इंकरेजिंग रिजल्ट है, पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक ही निकालना है, हमें अपनी ईएमआर पे शंका कतई नहीं करना है, क्योंकि ईएमआर पिछले 10 साल से अपना काम निरंतर रूप से कर रहा है, और वही बहुत ही प्रभावी रूप से कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके क्वालिटी के साथ आज तक कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसके क्वालिटी, इसके अर्थ पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो हमें करना क्या है? इसका मतलब कि हमारे शरीर में एक ही मीनिंग निकलता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। आप विटामिन डी का रिपोर्ट निकालें, हमारे साथ शेयर करें। हम 2, 5, 10 केस में आपको एडवाइस करेंगे कि विटामिन डी कैसे बढ़ाया जाएगा, और उसके आधार पे फिर आपके ध्यान में आ जाएगा कि विटामिन डी का लेवल बढ़ेगा, और शुगर लेवल जो है सो नियंत्रित होगा। तो आप देखेंगे कि विटामिन डी प्राकृतिक रूप से सुबह में सूर्योदय के 2 घंटे के बाद यदि 10-15 मिनट हम धूप में बैठते हैं, अपने बॉडी को एक्सपोज़ करते हैं, कम से कम कपड़ा पहन के मर्यादा को देखते हुए, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसके साथ आप देखेंगे, कभी-कभी लोगों के मन में एक शंका आता है कि फल को खाना है कि नहीं खाना है? मैं ये बताऊँ कि हम लोग पोषक तत्व पे काम करते हैं, और सारे फलों में कुछ न कुछ अलग प्रकार के पोषक तत्व हैं, तो हमें सारे फलों का सेवन करना चाहिए। केवल 5 फल ऐसा है जिसका सेवन करना है, पर आदर्श मात्रा में करना है, सीमित मात्रा में करना है। तो कौन-सा 5 फल है? आम, केला, चीकू, सीताफल, अंगूर। ये 5 फलों का हमें सीमित मात्रा में करना है। अब ईएमआर का सेवन कैसे करना है? सुबह में नाश्ते से पहले गुनगुना पानी में 2 एमएल लेना है,
रात में खाना खाने के बाद गुनगुना पानी में 2 ml लेना है। यदि किसी का ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है, तो हमें इसको दिन में 3 बार लेना है। सुबह नाश्ते से पहले, दिन में खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद। हम साथ में ये बताते हैं कि यदि प्रभावी रूप से हमें डायबिटीज मैनेजमेंट का काम करना है, तो ईएमआर के साथ हमें कल्पवीटा को भी देना चाहिए। ऐसा इसके लिए कि मोटे तौर पे ये देखा गया है कि आज के दिन में 10 में 8 लोगों में विटामिन बी 12 की कमी है, और विटामिन बी 12 का जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो सारा कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज का होता है। तो हमने ईएमआर दिया, लेकिन शारीरिक रूप से एक पेशेंट को उतना फायदा नहीं हो रहा है। ब्लड शुगर पे फर्क पड़ रहा है, पर शारीरिक रूप से इतना फायदा नहीं है। तो एक आम इंसान को क्या होता है कि शायद ईएमआर इतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है, जबकि उनमें प्रॉब्लम किसका है? विटामिन बी 12 का है। और विटामिन बी 12 10 में 8 लोगों में कमी पाई गई है। तो हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है कि आप ईएमआर 3 महीना आप कल्पीविटा दे दें, तो उसका जो विटामिन बी के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो सारा कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज का है, उससे उसको निजात मिलेगा। ईएमआर किसको-किसको लेना है? तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखते हैं, जब भी हम डायबिटीज फ्री की बात करते हैं, तो हमारे परिवार के सदस्यों में एक ही उनके विषय रहता है कि डायबिटीज फ्री का मतलब कि हमको डायबिटीज वाले को फ्री करना है। नहीं, यदि जो स्वस्थ है और उसको डायबिटिक होने से हमने रोक लिया, तो आप देखिए कि ये सबसे बड़ा सेवा होगा समाज के प्रति। तो ये मार नॉन डायबिटिक को देना है। उन्हें हमें समझाना है कि इसमें पोषक तत्व है, इसका सेवन करेंगे तो आपका बीटा सेल कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बीटा सेल डीजेनरेट नहीं होगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी नहीं कमेगी। तो सबसे पहले हमें देना है इसको नॉन डायबिटिक को, दूसरा हमें देना है प्री डायबिटिक को, जो बॉर्डर लाइन पे है, उनको बाहर निकालना है, और डायबिटीज़ वाले को तो देना ही देना है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको 3 बार देना है। और हमने ये बताया था आपको कि एक छोटा-सा जख्म हो जाता है तो एम्पुटेशन, मेरी बात पे पूरा विश्वास करेंगे। 99.9 100% कि जख्म हुआ है तो जख्म भरेगा, वहाँ पे ईएमआर को 3 बार देना है, और जो जख्म है, उस जख्म पे ईएमआर का अप्लाई करना है। उस पे उसको लगाना है 3 बार, दिन में 2 से 3 बार लगाएँगे। हमने हज़ारों केस में देखा है कि डॉक्टर तैयार थे, कल परसों की इनका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वहाँ से पेशेंट का जो है सो हमने वापस किया है, और उनका जख्म पूर्णतया भरा है। अब देखिए अपने आप में कितनी बड़ी सेवा है। तो इन बातों को आप जो हमने आपसे चर्चा किया, इस पे कहा जाता है कि कोई भी चीज़ सुनने के बाद आप उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं। रात में सोने के पहले जब आप इस पे मनन करेंगे, दुनिया में कहीं पे भी मनन शब्द नहीं है। ये अपने सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में है मनन। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आज रात में सोने के पहले एक बार हमने जो विचार किया है, हम जो अपने परिवार के साथ विमर्श किए हैं मधुमेह मुक्त समाज के लिए, इस पे एक बार आप मनन करेंगे, तो जब आप मनन करेंगे तो ये आत्मसात होगा। जब ये आत्मसात होगा, तो त्रासदी को देखते हुए कि हमारा समाज किस त्रासदी से गुजर रहा है, हमें प्रेरित करेगा, हमें संकल्पित करेगा कि नहीं, हमें कल्पामित्र के साथ जुड़ना है, और इस अभियान को तेजी से बढ़ाना है। और फिर हम संकल्पित होके मधुमेह मुक्त समाज के प्रति समर्पित होंगे, और मधुमेह मुक्त समाज और स्वस्थ समाज का जो हमारा संकल्प है, वो उसकी यात्रा कहीं न कहीं अपनी सिद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आज का जो हमारा विषय था मधुमेह मुक्त समाज बनाने का, उसपे हमने अपना एक छोटा-सा प्रयास किया है अपने परिवार के सदस्यों के साथ, चूँकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स, मेडिकल वर्ड्स यूज़ किया जाता है। पर हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे परिवार के सदस्य के साथ कितना सरल भाषा, कितना हिंदी में हम प्रयोग कर सकें, उपयोग ला सकें, हमने करने का प्रयास किया है। यदि किसी कारण से कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरी बार में शुरू का 15 मिनट जो है सो हम शंका समाधान का ही रखेंगे, चूँकि 9 बज चुके हैं। यूजुअली हमारा सेमिनार जो वेबिनार होता है 1 घंटे का होता है। मेरे जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो वेबिनार के पहले ही खाना खा लेते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नहीं, एक बार वेबिनार होगा तो हम खाना खाएँगे, तो उनके लिए लेट हो जाएगा। तो आप लोग जिस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे, उसको आप लोग डायरी में लिख लेंगे, और दूसरी बार हम हमारा जो सेशन शुरू होगा वेबिनार का, तो शंका समाधान से होगा, फिर हम जो भी चर्चा करना होगा, हम चर्चा करेंगे। अब मैं अपने होस्ट से आग्रह करूँगा, हालाँकि मैं एक इस पे विराम दूँ, उसके पहले पुनः कल्पामृत मैनेजमेंट को मैं
दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि इतने बड़े अभियान को कल्पामित अपने प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ा रहा है। हम अपने परिवार के जितने भी सदस्य आज उपस्थित हैं, सभी सदस्यों को, कुछ सदस्य छोड़ के भी चले गए हैं, चूँकि करीब-करीब 100 सदस्य जुड़े थे, अब हम 81 बचे हैं। तो जितने भी सदस्य जुड़े थे और जो किसी कारण से नहीं भी जुड़े हैं, उन सब के प्रति मैं कृतज्ञता अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने कल्पामित परिवार की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि आप लोग अपना अमूल्य समय, आप अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे साथ संवाद करते हैं, हमारे साथ विचार करते हैं, हमारे साथ विमर्श करते हैं और फिर इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। मतलब अभियान को डॉक्टर आर के सिंह नहीं बढ़ा रहे हैं, अभियान को आप बढ़ा रहे हैं। तो आपके प्रति हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। अब मैं अपने होस्ट से आग्रह करूंगा कि आए और यहाँ से मंच का संचालन करें। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू। जी जी डॉक्टर साहब। जी जी सर, जी सर। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। बड़ा दिल गदगद हो गया। अभी भी काफी लोग जुड़े हुए हैं और आज आपने जो हमें ऐसा लगा कि फुल चार्ज कर दिए हैं सर। काफी दिनों से आपकी वाणी बोला जाए सुनने को तरस रहे थे और हम सभी कल्पमित के सदस्य आपके प्रति कृतज्ञता है डॉक्टर साहब कि आपने हमें सिखाया है। हम सच्चे कार्यकर्ता देशभक्त हैं कि हम डायबिटीज फ्री इंडिया में आपके साथ हैं, सहयोग हैं और कल्पमृत के साथ आप हैं और हम कल्पमृत के साथ हैं। एक दिन ये जरूर होगा कि कल्पमृत अब पूरी देश दुनिया में काम करते हुए पूरा ब्रांड होते हुए नजर आएंगे और आपका जो मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया ये भी कंप्लीट होगा डॉक्टर साहब। हम लोग आज इसमें लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। बस कभी कभी हो जाता है कि काम के वजह से आप संपर्क नहीं हो पाता है, लेकिन डॉक्टर साहब आज दिल बहुत गदगद हो गया है। सभी साथियों ने फिर से पुनः डायबिटीज फ्री इंडिया के कैंपेन को पूरा देश में पहुंचाने का जो आज संकल्प है साथियों, आप इस कार्य को लगातार करते रहे। एक दिन वो समय आए कि कल्पमित के माध्यम से आपकी पहचान पूरी देश दुनिया में होगी। और आज डॉक्टर साहब ने कल्पमित के इस प्लेटफॉर्म में जो बातें हम सबको कही है, आप देखिए डॉक्टर साहब कभी कोई बात अधूरा नहीं करते हैं। पूरी शुरुआत से अंत तक की पूरी जानकारी आपको दी है। एक साधारण सा आज नया व्यक्ति भी यहाँ पास आके सुना होगा तो मैं उस व्यक्ति को भी धन्य मानूंगा क्योंकि उन्हें आज डॉक्टर साहब को थैंक यू बोला होगा, क्योंकि उतनी जानकारी उसको पहले कभी नहीं आसान रूप से नहीं मिला होगा। तो डॉक्टर सभी साथियों जानते हैं इस अभियान को थोड़ा बड़ा करेंगे और समय समय पर डॉक्टर साहब से हम अपेक्षा करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के हम सबको इस जागरूकता अभियान में थोड़ा सा सहयोग प्रदान करते रहेंगे। हम लोग अपने मिशन में डटे रहेंगे। तो तहे दिल से सर को आभार मानता हूं और हम हमारे कंपनी की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए मैं हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय उधम सिंह जी राणा सिंह को, सर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब ने जो हमको सहयोग दिए, जो वचन हमको दिए हैं, जो वाणी हमको मुग्ध किए हैं, उनके लिए आप दो शब्द जरूर कहें। तो मैं राणा सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करेंगे। मैं शायद देख पा रहा हूं। जी सर, जी सर। जी आ गए हैं सर, वेलकम, स्वागत है सर जी। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू बरावटे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन है, आभार प्रकट करता हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर आर के सिंह जी। अगर मैं बात करूं डॉक्टर साहब की कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं और कुछ तरह के ऐसे लोग हैं जिनका एक मिक्स व्यक्तित्व है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं बहुत पढ़े लिखे और कुछ लोग होते हैं बहुत समझदार। जैसा कि हम लोग बात करें कि हमारे जो पूर्वज, हमारे पहले समय में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन समझदार हुआ करते थे। और आज हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उतने समझदार नहीं है। जब मैं डॉक्टर आर के सिंह जी को सुन रहा था तो मैंने देखा कि उनके व्यक्तित्व में ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं और समझदार भी हैं। और डॉक्टर साहब, आपका जो डायबिटीज फ्री सोसाइटी बनाने का जो संकल्प है ये बहुत ही सराहनीय है। ये जो कार्य जो आप कर रहे हैं, जो आपने बेड़ा उठाया है, और साथ में जो कल्प अमृत परिवार है इस मिशन में आपके साथ जुड़ा है, या बोले कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये जो बेड़ा उठाया, ये डेफिनेटली
पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व तक पहुंचेगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, अच्छी नीति और अच्छी नीयत। और हम देख पा रहे हैं कि आपकी नीयत भी बहुत अच्छी है और आपकी नीतियां भी बहुत अच्छी है, इस तरीके से आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि सबने डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर साहब चीजों को बहुत सरलता से आपको बता रहे थे। हालांकि डायबिटीज टॉपिक इज अ वेरी टेक्निकल टॉपिक ये सारा, लेकिन उन्होंने इतनी सरलता से बताया कि अगर यहाँ पर कोई प्राइमरी क्लास का बच्चा भी बैठा होता तो उसको भी ये बात समझ में आती। और डॉक्टर साहब की पूरी कक्षा सुनने के बाद, उनका लेक्चर सुनने के बाद, मैं ये बात बहुत दृढ़ता से कह सकता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर डायबिटीज के बारे में अगर कोई डॉक्टर आर.के. सिंह जी से नहीं समझ पाया, आई गिव द गारंटी उसको और किसी व्यक्ति से समझ में नहीं आएगा इस प्रोसेस के बारे में, क्योंकि इतना सरलता से उन्होंने इसको बताया। तो डॉक्टर साहब, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। काफी लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे कि आप आए, आप रूबरू हो, आप बात करें। और हमारे एक दो साथी थे, वो लगातार आपके संपर्क में थे। मैंने उनको बोला कि जब भी डॉक्टर साहब से आपकी बात हो, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा जब टाइम डॉक्टर साहब के पास हो और वो आए। और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि जो भी आपकी बिजीनेस है वो समाज की सेवा में ही लग रही होगी, और डेफिनेटली इसी मिशन के लिए लग रही होगी, वरना आप डेफिनेटली आते। लेकिन मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आप अपनी प्रेजेंस को कल अमित परिवार के लिए थोड़ा सा और बढ़ाएं, ताकि हमारा जो पूरा परिवार है इस मिशन में और दृढ़ता से लग सके। हालांकि कार्य कर रहे हैं, लेकिन परिवार का जो बड़ा सदस्य है, जो लीडर है, जब वो सिर पे रहता है ना, तो काम और अच्छे तरीके से हो पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, रियली थैंक्स। और मैं सभी साथियों से कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो अपना कीमती समय इतना दिया है यहाँ पर आकर, उसका हम देखिए, जब हम शिक्षा लेते हैं किसी से तो एक तरीके से वो शिक्षा गुरु होते हैं। तो डॉक्टर आर.के. सिंह जी हमारे शिक्षा गुरु हैं। और उनके लिए दक्षिणा अगर मैं बात करूं तो यही है कि आप उनकी बातों को जीवन में अप्लाई करें और उसको जन जन तक पहुंचाएं, और तभी एक्चुअल में इसका फल और इसका जो एक्चुअल बेनिफिट मिल पाएगा। तो यहीं पर मैं अपनी चर्चा को विराम लगाता हूँ, और तहे दिल से दोबारा से फिर एक बार मैं हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ, और अनुरोध भी करता हूँ कि वो इसी प्रकार